हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी। जल संसाधन। क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों से अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जननांगीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, भौगोलिक उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जलाभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और उसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। कितना प्रतिशत? भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनर्पूर्ति योग भौम जल से 1,869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1,122 घन किलोमीटर है। ये आपके सामने डायग्राम है रिवर का। धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक भिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम से केंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुछ धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। भौम जल संसाधन। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों की नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौमजल का उपयोग बहुत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौमजल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपनी भौमजल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौमजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और असामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। लैगून और पश्च जल। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरत इंडेंटेड है। इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। जल की मांग और उपयोग। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौमजल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौमजल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौमजल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूँ और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। नेवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपनी संभावित भौमजल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौमजल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौमजल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण
भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में सखियां आर्सेनिक के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। क्रियाकलाप: पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। पंजाब लोकेशन आप जानते हो, हरियाणा की लोकेशन जानते हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिम हिस्सा जो हरियाणा और राजस्थान से टच होता है। गहन सिंचाई से मृदा में लवणता बढ़ रही है और भूजल सिंचाई में कमी आ रही है। इससे कृषि पर संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो लवणता बढ़ रही है तो मिट्टी की क्वालिटी घट रही है। इस वजह से वहाँ पे उर्वरक खाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बिना खाद के वहाँ पे कुछ नहीं होता जो कि पहले हो जाता था। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस समय ठीक ठाक हो रही है सिंचाई है। तो आने वाली स्थिति अगर मिट्टी की क्वालिटी बनाए नहीं रखी गई तो हो सकता है आगे के टाइम में सिंचाई के बावजूद भी पैदावार कम हो। तो ये क्रियाकलाप अपना हो गया। संभावित जल समस्या: जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास: जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से है। जल महापदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और उसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र, एक्वाटिक सिस्टम प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां, उन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं। चित्र 4.2। तो ये आपके सामने है चित्र 4.1 भारत नदी बेसिन। तो हम ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले सिंधु बेसिन, ठीक है, जहाँ पे सिंधु नदी बहती है, ब्लैक वाला हिस्सा पूरा, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान का पश्चिम हिस्सा, ये है सिंधु बेसिन। अब देखते हैं अपन गंगा बेसिन, जो कि सफ़ेद सफ़ेद है पूरा, जिसमें उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये काफ़ी बड़ा है। फिर है महानदी बेसिन और बीच में स्वर्ण रेखा, ब्राह्मी या बैतरणी बेसिन। फिर है गोदावरी बेसिन और राजस्थान में देखते हैं तो साबरमती बेसिन, माही बेसिन गुजरात में, नर्मदा बेसिन गुजरात, मध्य प्रदेश, तापी बेसिन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है। गोदावरी बेसिन देख रहे हो आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कृष्णा बेसिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पन्नार बेसिन, कावेरी बेसिन। तो ये है बेसिन और अपन ये टाइटल में लिखा हुआ देख लेते हैं। पश्चिमी प्रवाही नदियाँ समूह 1 कच्छ, सौराष्ट्र में नदियाँ और लूनी नदी। पश्चिमी प्रवाही नदियाँ समूह 2 तापी के दक्षिण की नदियाँ। पूर्व प्रवाही नदियाँ समूह 1 महानदी और पेन्नार के बीच की नदियाँ। तो इसमें ब्लैक ब्लैक है पश्चिम प्रवाह और ये है पूर्वी प्रवाह। पूर्वी प्रवाही नदियाँ समूह 2 कन्याकुमारी और पेन्नार के बीच की नदियाँ। ये है आपके सामने चित्र 4.2 गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और उन पर स्थित शहर।
तो देखो आप गंगा नदी को, तो अच्छी गुणवत्ता का पानी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। फिर दिल्ली में आते यमुना नदी और गंगा नदी दोनों प्रदूषित होने लग जाती हैं, जिसके अंदर यमुना की नदी पर तो दिल्ली और गंगा नदी पर इलाहाबाद, वाराणसी, ये शहर हैं। और वाराणसी की बात तो निम्न गुणवत्ता का पानी होता है बिल्कुल। ठीक है। और गंगा यमुना नदी से कौन कौन से क्षेत्र सिंचित होते हैं? राजस्थान तक। ठीक है। तो चित्र 4.2 में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और उन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं। वो हमने देख लिया, चित्र 4.2 में देखा भी। इस पे इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, ये सब शहर नदियों पर बसाए गए हैं। क्रियाकलाप: गंगा और उसकी सहायक नदी पर बसे हुए मुख्य शहरों, नगरों और उनके मुख्य उद्योगों को ढूंढिए और बताइए। तो दिल्ली तो एक मेगा सिटी है। इसके बाद वाराणसी वगैरह ये धार्मिक सिटी है। और तो इस तरह उद्योग, वहाँ पे जो उद्योग है उनको बताना है। ठीक है, ये अपना क्रियाकलाप हो गया। अब देखते हैं हम जल संरक्षण और प्रबंधन। लवणीय जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं। जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास: वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण: उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब वाहिकाओं के साथ कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्त्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुवीय संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और ओटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अड़यार को संपूर्ण विस्तार, वैगई हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977
जिनका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। इसके भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। फिर भी पुनर्चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपदेयता व्यापक है। क्रियाकलाप। अपने घर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए गए जल की मात्रा को देखिए और वे तरीके बताइए जिनसे विभिन्न कार्यों के लिए इस जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूमजल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे, प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनरोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाता है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण, तालाब, ताल, चौहड़ी की खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। कुल क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। फिर भी सफलता कुछ कुछ की ही कहानियाँ हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय के आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल परतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूलन विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद सुरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की
उपलब्ध को बढ़ाता है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करने अपमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। यदि इसे जलभृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतत सिंचन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाब आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टांका एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र 4.3 देखिए। यह आपके सामने चित्र 4.3 वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां। पहली विधि है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संग्रहण। इसके अंदर पहाड़ियों से आने वाले जल को एक दीवार बनाकर चेक डैम बना दिया जाता है। झीलों द्वारा जल संग्रहण, तो बीच बीच में छोटी छोटी झीलें बना दी जाती है जिसमें पानी संग्रहित हो जाता है वर्षा का। तीसरा है सर्विस कूप द्वारा जल संग्रहण। बारिश का पानी घर में जो भी बारिश का पानी है वो एक सर्विस कूप बनाकर उसके अंदर रिजर्व करने के लिए धरती के पानी को उसके अंदर डाल दिया जाता है। पुनर्भरण कूप द्वारा जल संग्रहण, इसकी बारिश के घर के अंदर जो बारिश का पानी होता है उसमें बालू छानकर उसको भंडार टंकी, उसके बाद जो उस पानी भर जाता है उसके बाद उसको पुनर्भरण कूप में डाल दिया जाता है। तो ये है वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। रालेगन सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैरकानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन, ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों को कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस श्रमजीवी के कथानुसार इसने परियोजना को लागत का समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग किया। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका। तटबंध की दीवारें धंस रही थी। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दालें, तिलहन और कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू किए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता।
22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। इसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और इच्छुक भावना की इस अनुप्रेरणा ने श्रम की हिस्सेदारी को एक नई प्रणाली का विकास किया। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। कृषि भूमि श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल ग्राम अपनी समीपवर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है, खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है, रोलेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रोलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों, खुले स्थानों पर वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी की विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्तिगत, उपभोक्ता, घरेलू और समुदाय के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल की जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों, अनुक्रमणों का संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। क्रियाकलाप। राष्ट्रीय जल नीति 2012 तथा गंगा संरक्षण के बारे में विशिष्टता बारे में वेबसाइट www.rmin.nic.in से सूचनाएं एकत्रित करें तथा कक्षा में चर्चा करें। जल क्रांति अभियान 2015-16। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई देशों में जल आपूर्ति की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015 से 16 में प्रारंभ
किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों को, सरकारी संगठनों और नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के जल उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रस्तुत की गई। नंबर 1, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुनाया गया। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पर्यावरण। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। ये हो गया अपना चैप्टर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। शिवम जन सहयोग संस्थान यूपीएससी बैच। थैंक यू दोस्तों। ये हो गया अपना चैप्टर 4 जल संसाधन, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 का चैप्टर 4 जल संसाधन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे चैप्टर 5 में।